Dr. B.R. Ambedkar's movement for equality, liberty, fraternity and justice after 100 years, achievements and challenges. मैं केवल दो तीन बातें ही कहना चाहूंगा आज के मौके पर, इस सेशन के मौके पर, कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का अचीवमेंट्स समझने के लिए हम लोगों को कौन सी व्यवस्था के विरोध में उनको लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। वो व्यवस्था जो 2-3 हजार साल से केवल अनटचेबल लोगों के विरोध में ही काम नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत में जिसको संविधान के द्वारा शेड्यूल कास्ट कहा जाता है और धर्म के अनुसार, ब्राह्मणिकल धर्म के अनुसार अनटचेबल कहा जाता है। उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब लोग हैं जो आदिवासी कहे जाते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनली शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जिनको अदर बैकवर्ड कास्ट कहता है, इनकी संख्या भारत में 74.5% है। शायद जो यहां पर रह रहे लोग हैं उन लोगों को ये जानकारी शायद नहीं होगी, कुछ लोगों को होगी जो खासतौर पर इसका स्टडी करते हैं। 74.5% लोग हैं SC, ST, OBC के, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के आधार पर जिन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिन लोगों के साथ में हजारों सालों से अन्याय किया गया, और अन्याय करने के लिए उन लोगों ने एक खास प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का, वो कॉन्स्टिट्यूशन है मनुस्मृति। इसके बारे में भी हमारे लोग जानते हैं। और वो मनुस्मृति के अनुसार जो वर्णा सिस्टम है, मनुस्मृति के अनुसार जो कास्ट सिस्टम है, मनुस्मृति के अनुसार जो अनटचेबिलिटी है, मनुस्मृति के अनुसार जो आदिवासी सेग्रीगेट किए गए हैं सिविल सोसाइटी से, और इसके अलावा जो समाज का 50% हिस्सा है महिलाओं का, ये 5 ग्रुप है जिनके विरोध में मनुस्मृति के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर भारत में कानून बनाए गए, कानून उस पर थोपे गए, इंपोज किए गए। जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो केवल अनटचेबल लोगों की बात करते हैं। मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, ये रेफरेंस मुझे इसलिए देना पड़ रहा है कि जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो लोग केवल अनटचेबल लोगों की बात करते हैं। मैं उन लोगों को भी थोड़ा अनुरोध करना चाहूंगा कि 24 अप्रैल 1948 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लखनऊ में जो स्पीच दिया गया, वो रिकॉर्डेड स्पीच है और रिटन स्पीच है। उसमें उन्होंने भविष्य में जो करना है उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो उसके आधार पर मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि केवल अनटचेबल लोगों का ही मामला नहीं है, बल्कि इतने सारे लोग हैं, 74.5% लोग हैं, और आज 125 या 130 करोड़ लोग हैं भारत में, उसके 74.5%। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर भी इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को मिलाकर इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है जितने पॉपुलेशन के साथ में मनुस्मृति के द्वारा 2-3 हजार साल से अन्याय किया जा रहा था। और एक व्यवस्था बना दी गई थी जिस व्यवस्था ने 5 बड़े मेजर इश्यूज जो है डेवलप किए, वर्णा सिस्टम के आधार पर, कास्ट सिस्टम के आधार पर और अनटचेबिलिटी के आधार पर, और आदिवासियों को सेग्रीगेट करने के लिए, और इसके अलावा जो 50% महिलाओं का वर्ग है, मनुस्मृति ने उन लोगों को भी शूद्रा के तौर पर घोषित करके उनको भी अधिकार वंचित किया था। इस व्यवस्था के खिलाफ में बाबा साहब आम्बेडकर को लड़ना पड़ा, और इस लड़ाई में बाबा साहब आम्बेडकर का अचीवमेंट्स क्या है?
मैं प्रिसाइज कर रहा हूं। अचीवमेंट्स क्या है? अचीवमेंट्स है कि जो लॉ ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के द्वारा इंपोज किया गया था, वो लॉ 26 जनवरी 1950 को खत्म करना बाबा साहब आंबेडकर का अचीवमेंट्स है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बात को थोड़ा सा ज्यादा गंभीरता पूर्वक सोचा जाए कि जो अचीवमेंट्स है, वो अचीवमेंट्स ये है कि बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा जो 2-3 हजार साल का कानून चला आ रहा था और जो कानून समाज में मान्यता प्राप्त था, उस कानून को 26 जनवरी 1950 को समाप्त कर दिया गया और आजाद भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित नया कानून, नया संविधान, लॉ ऑफ द लैंड, इसको लागू कर दिया गया। ये बाबा साहब आंबेडकर के सारे मूवमेंट का अगर सिंगल लाइन में अगर कोई बात बताया जाए, अचीवमेंट बताया जाए, तो ये कहा जा सकता है। दूसरी बात है चैलेंजेस। चैलेंजेस में मैं ऐसा मानता हूं, बहुत प्रिसाइजली बता रहा हूं चैलेंजेस में। पहली बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत में बाबा साहब आंबेडकर के प्रयासों के द्वारा लागू किया गया, उस पर भारत में अमल नहीं हो रहा है, नॉन इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। आप लोगों को, खासतौर पर जो ब्रिटेन के रहने वाले लोग हैं यहां पर, उन लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन हो मगर वो अमल में नहीं आता हो। ये बात, क्योंकि ये इधर लोगों को कानून लागू करने के बारे में अमेरिका, यूरोप और इन लोगों को सबसे ज्यादा थ्रस्ट होता है। कानून लागू करने पर, कानून अमल में लाने के ऊपर बहुत ज्यादा थ्रस्ट होता है और उसकी वजह है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में मियर डेमोक्रेसी है, रियल डेमोक्रेसी नहीं है। अब आप लोगों को अंग्रेजी समझ में आती है, इसलिए थोड़ा मैं ज्यादा समझ में आती है, कम शब्दों में बता रहा हूं। मियर डेमोक्रेसी एंड नॉट रियल डेमोक्रेसी। रियल डेमोक्रेसी, मैं ऐसा मानता हूं कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी का सारे दुनिया में अगर कोई प्राण तत्व है तो है रिप्रेजेंटेशन। विदाउट रिप्रेजेंटेशन दुनिया में कहीं पर भी कोई डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। मगर इंडिया में जो 74.5% लोग हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं पहला एग्जांपल देता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर ने यहीं से लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से अनटचेबल लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन का राइट हासिल किया था। गांधी जी ने उसके विरोध में उपवास किया। 24 सितंबर 1932 को वो रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार गांधी जी ने छीन लिया। इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि गांधी जी आजादी के आंदोलन के नेता थे। मैं नहीं मानता हूं। यदि उन्होंने अनटचेबल लोगों के रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को छीनने के लिए उपवास किया था और ज्वाइंट इलेक्टेड अनटचेबल लोगों के ऊपर थोपा था, ये अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांधी जी किसी प्रकार के आजादी के आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। यह उसका सबूत है। दूसरी बात कि जो पूना पैक्ट में रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार छीनने का षड्यंत्र हुआ था, वो रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार छीनने का और ज्वाइंट इलेक्टेड इन लोगों पर थोपने का, अनटचेबल लोगों पर थोपने का, वो अधिकार जो आदिवासी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था आजाद भारत में, तो आदिवासियों के ऊपर भी आदिवासियों ने डिमांड नहीं किया था कि हमें पूना पैक्ट लागू कर दिया जाए, मगर आदिवासियों को भी पूना पैक्ट यानी रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से वंचित करने का ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट आदिवासियों को भी लागू कर दिया गया है। आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आपको मैं आर्टिकल के साथ बता रहा हूं। पार्टीशन होने के बाद
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बची हुई थी उसमें 99.99% रिप्रेजेंटेशन अकेले कांग्रेस का था। और कांग्रेस में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के जो सबके ऊपर लोग थे, ब्राह्मण्स लोग थे, वो उस संसद को डोमिनेट कर रहे थे। और उन लोगों ने पार्लियामेंट में बहुमत का सहारा लेकर आदिवासियों को भी पूना पैक्ट लागू करके उनके भी रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को छीन लिया। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 52% ओबीसी है, ओबीसी को पूना पैक्ट लागू नहीं है। कानूनन एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओबीसी को पूना पैक्ट लागू नहीं है, मगर भारत में जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को डोमिनेट करने वाली जो जाति है, उनकी 4 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। कांग्रेस ब्राह्मणों की नेशनल लेवल पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की नेशनल लेवल पार्टी, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की नेशनल लेवल पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट ये चौथी नेशनल लेवल पार्टी। अब सुनकर हैरान हो जाओगे, नेशनल लेवल की पार्टियां है, रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल की पार्टियां है। या तो भारत में कांग्रेस का राज होता है, या तो बीजेपी का होता है, या तो कम्युनिस्ट का होता है, या तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट का होता है। अभी केरला में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो आए, इनका रूल है ऑल इंडिया में, सेंटर में भी और स्टेट में भी। ये पार्लियामेंट की बात आपको बता रहा हूं मैं, ये हमारे देश में पार्लियामेंट की जो सिचुएशन है वो बता रहा हूं। और इस वजह से इन लोगों ने पार्टी लेवल पर जो पूना पैक्ट, ज्वाइंट इलेक्टेड रियल रिप्रेजेंटेशन समाप्त करने का जो व्यवस्था है, वो ओबीसी पर भी उन्होंने पार्टी लेवल पर लागू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ओबीसी के चीफ मिनिस्टर्स है, ओबीसी के सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स है, मगर कोई भी आदमी उनके, सिंपल एग्जांपल देता हूं कि 52% ओबीसी के लोगों के जाति की संख्या कितनी है, इनकी गिनती करने के लिए भी किसी चीफ मिनिस्टर ने न पार्लियामेंट को लेटर लिखा, ना लोकसभा के सभापति को लिखा, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, प्रेसिडेंट को लिखा, सेंसस कमिश्नर को लिखा, प्लानिंग कमीशन को लिखा, अखबार में किसी चीफ मिनिस्टर ने बयान तक नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर शायद आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं पता है, आप लोग शायद प्रीमियर कहते हो ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, समझ में आए इसलिए बता रहा हूं। इन लोगों का विधायिका में जहां कानून बनाया जाता है वहां पर कब्जा है, कंट्रोल है। एग्जीक्यूटिव में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये यहां के लोगों ने ही शुरू किया था, आईसीएस कहा जाता था। इंडिया में अभी उसको थोड़ा सा आईसीएस के जगह आईएएस कर दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, मगर सर्विसेज वही है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये पिछले साल में शरद यादव जो राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट अभी भी है, उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछकर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आंकड़े लेटर लिया प्राइम मिनिस्टर से, लेटर में जवाब दिया, उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है। 79.2% फर्स्ट क्लास अधिकारी जो है वो ब्राह्मण्स एंड समकक्ष उनके बराबरी के लोग जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर काबिज है। ये दूसरा पिलर है डेमोक्रेसी का। तीसरा है जुडिशियरी, 99% लोग जो है जुडिशियरी में ब्राह्मण्स एंड समकक्ष जो हाई कास्ट लोग है वो काबिज है। और चौथा है मीडिया। भारत में सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई रोल प्ले कर रहा है तो वो है मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा है, प्रिंट मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा है, ट्रेडिशनल मीडिया पर मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, ये महाराज लोग इधर भी आते रहते हैं। तो आप लोगों को बता रहा हूं कि ये ब्राह्मणवाद के टीचर्स है, ये साधु और संत नहीं है। हमारे पास गुरुजी आए हैं, वो उनको भी मालूम है, क्योंकि वो लोग भी उस धर्म के विक्टिम्स हैं। और चौथा मीडिया है होकल मीडिया, जैसे मैं माइक पर बोल रहा हूं तो वहां जो भारत के मूल निवासी लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, 4,500 बोली भाषा बोलते हैं जिसकी कोई स्क्रिप्ट उपलब्ध नहीं है।
ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलते हैं, ग्रंथ भाषा ही लिखते हैं, उनको मान्यता है शासन में। बोली बोलने वाले लोगों को शासन में मान्यता नहीं है। तो ये बोली पर भी उनका ही कब्जा है, भाषा पर उनका ही कब्जा है। तो लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियरी, चौथा है मीडिया। ये जो 4 पिलर है, ये चारों पिलर पर जो 3000 साल का जो डोमिनेंट ग्रुप है वो काबिज है। और वो जो काबिज है, उन लोगों ने भारत के डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं बनने दिया, और उन्होंने ये 52% लोगों को, उनको भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से अलग रखा। अब आखिरी रहता है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुस्लिम माइनॉरिटी। मुस्लिम माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन अभी केवल पार्लियामेंट में 22 है, 22 है। 86 होना चाहिए, 22 है। वो 22 भी बोलने वाले नहीं है, संख्या है। रिप्रेजेंटेशन का अर्थ होता है बोलने वाले लोग, मगर ये केवल संख्या है, ये बोलने वाले लोग नहीं है। तो इसका मतलब है प्रैक्टिकली ये 0 है, क्योंकि ये बोलते नहीं है। पार्टियों ने उनको जो डिसिप्लिन लागू किया, वो डिसिप्लिन के तहत उन पर पाबंदी लगाई जाती है, उनको बोलने नहीं दिया जाता। इस आधार पर मैं कह रहा हूं, भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, और इस वजह से भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन इंप्लीमेंट हो रहा है। विदाउट रिप्रेजेंटेशन इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। अगर भविष्य में कोई चैलेंज है तो मियर डेमोक्रेसी को रियल डेमोक्रेसी में रूपांतरित करने का चैलेंज है। अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाने में कामयाब हो गए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि समस्या का समाधान हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।